जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी का अध्ययन कर रहे थे। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ओजोन क्षरण की बात करेंगे। ओजोन क्षरण से बात करने से पहले हमको ओजोन को समझना ज़रूरी है। ओजोन क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, ओजोन का लाभ क्या है ओजोन को, फिर उसके बाद हम ओजोन के क्षरण कैसे हो रहा है, फिर इसका संरक्षण कैसे हो रहा है। एक क्षरण, दूसरा संरक्षण। आज हम इस वीडियो में, थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पूरा क्रिस्टल क्लियर करेंगे ओजोन क्षरण को लेकर के। देखिए, ओजोन गैस जिसका केमिकल फार्मूला होता है O3, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल होते हैं O3, ठीक है। तो अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो सबसे पहले ओजोन गैस जो होती है ये क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है और साथ में समताप मंडल में भी पाई जाती है। देखिए, जो समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है ये लाभकारी होती है, और जो क्षोभ मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है ये हानिकारी होती है। तो इस बात को लेकर के हमेशा ये बात क्लियर रखना है कि ओजोन कौन सी लाभ करती है और हमें कौन सी हानिकारक साबित होती है। समताप मंडल पहले पृथ्वी के आवरण चारों तरफ जो ओजोन मंडल हो, क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल हो गया, उसके बाद फिर मध्य मंडल हो गया, आयन मंडल हो, बहिर्मंडल हो, आयन मंडल हो गया, फिर बहिर्मंडल हो गया। इस तरीके से हमने पृथ्वी के वातावरण वायुमंडल को विभाजित कर रखा है। तो जब हम बात करेंगे ओजोन की, तो ओजोन कहाँ पाई जाती है? ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। 90% के आसपास ओजोन जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन, देखिए, हम आमतौर पर समझ लेते हैं कि ओजोन एक गैस है, ओजोन एक परत। ओजोन परत नहीं है। ओजोन क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन रिएक्शन करता है सूर्य ताप से, जिसके कारण बनता है 2 नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बनता है? 2 फोटॉन सूर्य ताप से, सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन से ही बनती है। ऑक्सीजन को O2 होता है और ओजोन को O3 होता है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद, सूर्य ताप से क्रिया करने के बाद ये नेसेंट ऑक्सीजन बनता है 2O। फिर बाद में यही ऑक्सीजन, जो नेसेंट ऑक्सीजन होता है, ये क्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से, तो ओजोन। ये एक पूरी प्रक्रिया है, लगातार बनती रहती है, टूटती रहती है, बनती रहती है, टूटती रहती है। अभी हम जब ओजोन क्षरण की बात करेंगे तो यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्लोरीन CFC के कारण या कार्बन टेट्राक्लोराइड के कारण, जो ओजोन परत की ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज के कारण। तो जब इसको बात करें बताएं, तो ये बात हमने क्लियर कर कि ओजोन क्या होता है। ओजोन एक प्रकार की गैस होती है जो तापमंडल और क्षोभ मंडल दोनों में पाई जाती है। ओजोन बेसिकली O3 ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनती है। ऑक्सीजन का हम उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं फोटॉन का सूर्य प्रकाश के साथ, जिससे 2 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन बनता है। बाद में ही नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये ओजोन और O3 बना लेता है, ठीक है। तो ये बात हमने क्लियर कर ली है। तो अब ओजोन की बात करें, जो समताप मंडल में ओजोन होती है ये लाभकारी क्यों होती है? इसलिए लाभकारी होती है कि ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, इनसे धरती की सुरक्षा करती है। अगर ये गैसें आ जाएंगी तो बहुत नुकसान, अभी हम इसका नुकसान आगे पड़ेंगे आपको। तो मानव की त्वचा कैंसर हो गया, जलवायु पर, उसके बाद जैव विविधता पे नुकसान हो गया, पेड़ पौधों पे नुकसान हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो समताप मंडल में पाई जाने वाली जो ओजोन गैस होती है ये धरती से लगभग 15 से 30 किलोमीटर समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है। समताप धरती से लगभग 15 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती है, 18 से 50 किलोमीटर तक, कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये भी लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है समताप मंडल की निचली परत में। तो ये क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती है सूर्य से, उनको अवशोषित कर लेती है और एक पृथ्वी को एक कवच के रूप में, पृथ्वी को एक छाते के रूप में कह सकते हैं, संरक्षित करती है, ठीक है। और क्षोभ मंडल, देखिए, क्षोभ मंडल जो होती है ये 0 से लेकर के 18 किलोमीटर तक होती है। विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक एक परत होती है, माना गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर इस वाले में ओजोन गैस हो जाती है तो ये नुकसानदायक होती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, विभिन्न कारणों से होती है। ये बहुत कम होती है। टोटल जितनी ओजोन पूरी धरती पर पाई जाती है उसका 10% होता है। वैश्विक तापन में भी इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो हमने ओजोन समझ लिया, ओजोन क्षोभ मंडल समझ लिया, ओजोन का समताप मंडल में समझ लिया, ओजोन के थोड़ा लाभ भी हमने समझ लिया। अब ओजोन का मापना कैसे होता है? देखिए, मैंने तो आपको बता दी, ये कोई अक्सर हम ओजोन, आप सुनेंगे ओजोन छिद्र हो गया, ओजोन होल हो गया। इसके लिए ओजोन होल नहीं होता, ये होता है कि ओजोन बनने की जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई, ऑक्सीजन का सूर्य ताप से रिएक्शन कर लेना, उसके बाद फिर
नेसेंट ऑक्सीजन में बदल जाना, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेना। इससे क्या होता है, तो O3 बनता है। यही जो प्रक्रिया होती है ये लगातार धीमी होती रहती है, धीमी होगी तेज़ होगी, धीमी होगी तेज़ होगी। तो इसी का अगर बहुत ज़्यादा धीमी होगी एक लिमिट होती है, जिसकी लिमिट की अगर हम बात करें कि 300, इसको डॉप्सन में मापते। डॉप्सन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको ओजोन को मापने का प्रयास किया था कि किस तरीके से, बेसिकली ओजोन एक सांद्रता कंसंट्रेशन की बात होती है। ये नहीं कि कोई हमने कपड़ा है उसमें छेद कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके सांद्रता की बात होती है। अगर ज़्यादा सांद्रता डॉप्सन यूनिट में ज़्यादा आता है, लगभग 300 डॉप्सन यूनिट ओजोन की सांद्रता दिखाता है, इसका मतलब ओजोन होल नहीं है। और अगर ये 200 यूनिट से नीचे चला जाता है, डॉप्सन में मापते। डॉप्सन वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापा था, बाद में उन्हीं के नाम पे डॉप्सन निकाय पेपर में पूछा भी है, कई बार स्टेट क्वेश्चन में पूछा गया। ओजोन मापन, वायुमंडलीय ओजोन को मापन करने की किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना, कई बार ये पूछा गया। उसके बाद क्या है कि ओजोन होल, बेसिकली होल नहीं होता, ये जो ओजोन बनने की जो कंसंट्रेशन है, ओजोन की सांद्रता ये कम हो जाती है। तो अगर 300 डॉप्सन से ज़्यादा है तो ओजोन अच्छी स्थिति माना जाता है, और अगर 200 डॉप्सन से कम है तो ये माना जाता है ओजोन होल हो गया। ये चीज़ें हमने ओजोन का क्लियर कर लिया, ठीक है। ओजोन होल के बारे में हमने समझ लिया। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ओजोन की कंसंट्रेशन को कम होना ही हम ओजोन सांद्रता कहलाती है, ठीक है, ओजोन छिद्र कहलाता है। उसके बाद ओजोन को मापा जाता है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, और भी है फिल्टर ओजोनोमीटर जो पूछा नहीं जाता, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके हम ओजोन के संरक्षण की बात कर रहे थे कि जब 1974 में 70 रासायनिक बहुत बड़े केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, रे शेरवुड रालैंड और मारिया मोलिना ने पहली बार इन्होंने अध्ययन किया कि देखा कि कार्बन जो कार्बन, अभी मैं आपको बताऊंगा, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस में CFC सबसे खतरनाक होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो समताप मंडल में जा रहा है, जिसके कारण ओजोन के क्षरण हो रहा है। पहली बार 1974 में इसका एक तरह से उन्होंने अध्ययन किया होगा। वैज्ञानिक थे, अध्ययन करते रहते थे लगातार। उन्होंने देखा जो हम CFC का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, AC में यूज किया जाता है, इसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ओजोन की कंसंट्रेशन कम हो रहा है। बेसिकली जिसको ओजोन क्षेत्र कह रहे हैं, ओजोन की सांद्रता कम हो रही है, ओजोन बनने की सांद्रता कम हो रही है। इसके कारण फिर क्या हुआ कि जोसेफ फरमन, जो कि एक ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण थे, इन्होंने 1985 में अंटार्कटिका गए, तो दक्षिणी ध्रुव में इन्होंने देखा कि वास्तव में जो हमारे 1974 में, आज से लगभग 11-12 साल पहले, उस समय 1985 की 11-12 साल पहले 1974 में जो रसायन शेरवुड रालैंड ने कहा था, या इन्होंने एक आशंका व्यक्त की थी, तो आज लगभग सही साबित हो रही है। तब उन्होंने देखा कि 1985 में जो अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता दिखाई दी, उन्होंने जब मापा, उन्होंने जब देखा कि ये बात तो एकदम सही कह रहे हैं कि हम जब अंटार्कटिका के ऊपर जा रहे हैं तो हमें ओजोन कंसंट्रेशन कम दिखाई पड़ रहा है। फिर इन्होंने ये बात, एक सूचना, एक वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता के प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण प्रस्तुत किए। इन्होंने ये बात को पूरी दुनिया को पहले भरोसा ही नहीं होता, पहले लोगों को ही नहीं पता था ओजोन परत ही कुछ ऐसा होता है, उनको तो लगता सब ऐसे ही चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने एक प्रमाण प्रस्तुत किया, तब लोग, पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया कि अरे अगर ओजोन इस तरह से डिप्लीट होगा तो फिर मानव जीवन ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ओजोन विघटन का अवलोकन दक्षिणी ध्रुव के वसंत ऋतु अर्थात सितंबर के नवंबर के बीच हर वर्ष किया गया। बाद में ओजोन, जिसे हम ये ओजोन जो विघटन बताए ना, ओजोन विघटन को हम खासतौर से अभी हम बताऊँगे कि सितंबर अक्टूबर के महीने में ओजोन डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसको मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। तो जिससे कारण क्या हुआ कि ओजोन छिद्र, ओजोन होल जो है, ये दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर खास तौर से ओजोन बनने की कंसंट्रेशन थी ओजोन की कम हो गई, जिसके कारण, जिसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। अब देखिए, ओजोन छिद्र अंटार्कटिका पे ज़्यादा हो रहा हो तो कई जगह रहा है, लेकिन अंटार्कटिका पे ज़्यादा हो रहा है, कारण क्या है ये भी समझ लेते हैं। ध्रुवीय समतापी बादल, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, दूसरी पोलर वर्टेक्स, तीसरा सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव, एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट। 3 हम लोग याद रखेंगे। पहली बात,
पेपर में आ सकता है कि अंटार्कटिका के ऊपर सर्वाधिक ओजोन क्षरण के कारण हैं। तो एक तो ध्रुवीय समतापीय मंडली में पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड नंबर 1 कारण, ये रटा होना चाहिए कौन कौन से कारण, अब इसको हम थोड़ा समझेंगे, ये अलग बात है, पहले रटा होना चाहिए बिल्कुल कि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय भंवर और सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव, तीनों पेपर में आ सकता है। ये तीनों लाइनें आपको लिखी जाती है, केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई नहीं, तो केवल तीनों, केवल 3, ठीक है। उसके बाद अगर हम ध्रुवीय समताप मंडलीय पोलर स्फेरिक क्लाउड की बात करें तो इसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इन पोलर ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, अंटार्कटिका वाले रीजन में होता है। समताप मंडल में अत्यधिक शुष्कता पाए जाने के कारण यहाँ बादलों का निर्माण सामान्यतः नहीं हो पाता है। लेकिन क्या होता है कि जब शीत ऋतु के समय क्या होता है, यहाँ पे शुष्कता की जगह थोड़ा सा नमी आ जाती है, जिसके कारण बादलों का निर्माण भी संभव हो जाता है। शीत ऋतु में इस समय ऊंचाई पर समताप मंडल का तापमान इतना कम हो जाता है कि बादलों का निर्माण, शीत ऋतु में तो वैसे भी पूरी धरती में तापमान कम हो जाता है, तो देखेंगे ज़्यादातर इन रीजन में तापमान और ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे कि ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ का निर्माण होता है। ठीक है, इन बादलों को मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। बादल प्राकृतिक रूप से जल एवं नाइट्रिक अम्ल से निर्मित होते हैं। समताप मंडल में निर्मित निश्चित CFC के कारण क्लोरीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इन बादलों के हिमरवे ओजोन विघटन हेतु सतह प्रदान करते हैं। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि ध्रुवीय समताप मंडलीय जो बादल हैं ये कब बनते हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में बनते हैं, ध्रुव वाले क्षेत्रों में बनते हैं। इसका कारण क्या होता है कि देखिए बादल कैसे बनता है, बादल बनता है कि जब हम एक संघनन, कोई मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, उसके आसपास जब वातावरण शुष्क की जगह नमी थोड़ा हो जाए और वो संघनित होने लगता है तो बादल का निर्माण करता है। इसी तरीके से हम ध्रुवों पर अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसके कारण कि ध्रुवीय समताप मंडलीय मेघ का निर्माण होता है, ये ओजोन क्षरण में एक भूमिका अदा करता है। ठीक है, उसके बाद पोलर वर्टेक्स, अक्सर पोलर वर्टेक्स चर्चा में रहता है। आप पूछेंगे पोलर वर्टेक्स क्या होता है, तो पोलर वर्टेक्स एक निम्न दाब का क्षेत्र होता है ध्रुवीय क्षेत्रों में। ठीक है, होता क्या है कि देखिए पोलर वर्टेक्स एक बहुत गहन संकल्पना है, निम्न दाब का क्षेत्र होने के कारण, और साथ में जो हमारा जेट होता है, जेट ये लगातार पोलर वर्टेक्स को मजबूत बनाए रखता है। लेकिन आप जो USA वगैरह में जो बर्फबारी देखते हो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जो हम पोलर वर्टेक्स के चारों तरफ जो जेट चल रही है वो स्लो पड़, वो कमज़ोर पड़ रही है, जिसके कारण क्या है, इसका प्रभाव हम देखते हैं कि USA तक आता है। तो पोलर वर्टेक्स ध्रुव पर पवनों का एक पैटर्न होता है जो चक्रवातों के समान होता है और प्रत्येक वर्ष ध्रुव के चारों ओर प्रभावित होता है। इस प्रकार ध्रुवीय पवन एक निम्न दाब, बिल्कुल एक ही चक्रवात की तरह होता है जो लगातार घूमता रहता है, निम्न दाब की चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये शीत ऋतु में अंटार्कटिका के आर्कटिक के ऊपर पोलर वर्टेक्स जो होता है ये आर्कटिक के ऊपर स्थित होता है। इसका तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यही कारण है कि पोलर वर्टेक्स जो है वो ओजोन क्षरण को में मदद करता है या ओजोन को संरक्षण में नुकसानदायक पहुंचाता है। उसके बाद एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट। एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट क्या होता है, जो क्लोरीन होता है ये लगातार ओजोन उत्तरी होता है, उत्तरी से क्लोरीन रिएक्शन करके ClO बना लेता है, ClO बनाने के बाद ClONO2 बनाता है। तो ये लगातार क्या करता है, ओजोन को डिप्लेट करता रहता है, ओजोन बनने की प्रक्रिया को धीमी। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली, पहले ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बन लिया जो ठंड के महीने में बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पे अंटार्कटिका में खासतौर से दक्षिणी ध्रुव में जो एक स्थिति बन जाती है बादल बनने के लिए, शुष्कता कम हो जाती है, जिसके कारण कि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बनता है। उसके बाद फिर ध्रुवीय भंवर पोलर वर्टेक्स, उसके सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव, एक्टिव क्लोरीन इफेक्ट, ये 3 चीज़ें हमने देख ली। अब तो देखते जो ओजोन परत की सामान्य देखिए ओजोन परत का विघटन तो लगभग पूरे साल ही होता रहता है, लेकिन जाड़ों के महीने में ये कुछ ज़्यादा ही होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तापमान जो होता है -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसी वजह से समताप मंडलीय बादल जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया बनता है, इसके कारण ओजोन डिफ्लेक्टिंग बहुत तेज़ी से होता है। उसके साथ साथ स्टेटस ओजोन लेयर ड्यूरिंग स्प्रिंग, बसंत ऋतु के समय भी जब थोड़ा तापमान ज़्यादा होता है तो भी अक्टूबर के समय ओजोन अपने न्यूनतम स्तर पर, अक्टूबर के समय में ओजोन अपने निम्न स्तर पर पहुंच जाता है। मैंने आपको बता दिया ठंड के महीने में ओजोन का डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में ये बहुत ज़्यादा हानिकारक, बहुत ज़्यादा अपने एकदम निचले स्तर पर पहुँच जाता है।
एक शब्द होता है ओजोन प्रभाव मंडल। ओजोन प्रभाव मंडल क्या होता है कि ये सामान्यतः पहाड़ों के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, क्षोभ मंडल की घटनाएं होती है, थोड़ा जान लेना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि जो प्रभाव मंडल होता है उसमें तो ओजोन बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके बाहर और उसके अंदर दोनों जगह ओजोन का जो सांद्रता होता है वो कम हो जाता है। जब किसी स्थान के ऊपर समताप मंडल में ओजोन का सांद्रण अधिक होता है एवं अंदर एवं बाहर की ओर कम होता है तो ऐसी स्थिति को ओजोन हैलो प्रभाव मंडल, ओजोन मंडल का प्रभाव कहते हैं। ओजोन मंडल, जो ओजोन प्रभाव मंडल के कारण क्या होता है, ये जो पर्वतारोही हमारे जाते हैं उनको पता नहीं चलता, लेकिन हकीकत में ये होता है कि ओजोन प्रभाव मंडल के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है उनको खांसी हो गया, उसके बाद थकान महसूस होने लगती है, साथ में सीने में दर्द जैसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। थोड़ा आपको पता होना चाहिए, नॉलेज ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बस मैंने आपको इसको बता दिया। ये जैसा भूटान के एलीला दर्रे से गुजरने पर 3000 से 5000 मीटर की एल्टीट्यूड पर ओजोन का स्तर बढ़ जाता है। सामान्यतः तुंगता में वृद्धि पर प्रदूषण स्तर में होता क्या है कि इन वाले एरियाज में 3 से 5000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर ऊपर पर्वत के क्षेत्रों में क्या होता है कि ओजोन की प्रभाव मंडल ज़्यादा हो जाता है, मतलब ओजोन केंद्रीय भाग में कम, बाहर कम, लेकिन ओजोन का एक प्रभाव मंडल होता है जिसमें ओजोन ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं ओजोन का प्रभाव क्या, समताप मंडल ओजोन पर परत अपघटन का प्रभाव क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ओजोन का 90% समताप मंडल के निचली परत में 15 से 30 किलोमीटर में पाया जाता है। ओजोन कोई एक इस तरह कोई गैस नहीं, बेसिकली ओजोन बनने की पूरी प्रक्रिया है जो घटती बढ़ती रहती है। O3 है, O2 में कन्वर्ट हुआ, सूर्य के O2 ओजोन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, वो लगातार ऑक्सीजन से क्रिया करके लगातार बनता बिगड़ता रहता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, ठीक है। अब जब यही प्रक्रिया स्लो हो जाती है तो इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। पहले तो हम देखेंगे दुष्प्रभाव मानव के ऊपर, मानव के स्वास्थ्य पर इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए ओजोन परत कमज़ोर हो रही है, ओजोन में छिद्र हो रहा है, ओजोन बनने की, ओजोन समताप मंडल में ओजोन बनने की जो प्रक्रिया अगर ये कम हो रही है तो इससे अल्ट्रावायलेट किरणों अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को प्रभावित करेगा, नंबर 1, जिससे जीन परिवर्तन एवं अनुवांशिक मतलब हमारा डीएनए पूरा चेंज हो सकता है। नंबर 1, मानव का डीएनए चेंज होने की पूरी क्षमता रखता है ये। उसके बाद त्वचा कैंसर में वृद्धि हो सकती है, आंखों में मोतियाबिंद बढ़ सकता है, प्रतिरक्षात्मक इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, और साथ में सनबर्न मतलब स्किन का जलने घटनाएँ हो सकती हैं। साथ में इसमें क्या हो सकता है कि मेलानोमा त्वचा कैंसर, नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर में वृद्धि हो सकती है। तो 4-5 चीज़ें आप देखना, कई बार पेपर में आ जाता है, स्टेट टीचर में या यूपीएससी में भी प्रश्न आ सकता है कि अगर ओजोन इसी तरीके से डिप्लीट होती रही तो इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। तो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, आप इसको मेंस में भी कहीं लिख सकते हैं, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव लिखिए, उसके बाद ये लिखिए कि त्वचा कैंसर में वृद्धि हो सकती है, उसके बाद मोतियाबिंद प्रभाव हो सकता है, उसके बाद जीन परिवर्तन में अनुवांशिक दोष पैदा हो सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमज़ोर हो सकता है, और साथ में स्किन जलने की घटनाएं भी संभव हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आप लिख देंगे। देखिए, ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन मैं इसमें आपको ओजोन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब मैं इसको छोटा करूँ फिर दूसरा वीडियो बनाऊँ, इससे अच्छा है कि इसमें आप एकदम एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद वनस्पति इफेक्ट ऑन वेजिटेशन, अगर मान लीजिए इसी तरीके से ओजोन क्षमता कम होती रही तो जिससे कारण कि क्या होगा, सूर्य की किरणें फसलों को भी नुकसानदायक पहुंचा देंगी, वनस्पति को नुकसानदायक पहुंचा देंगी, जिससे कारण क्या हो सकता है, पराबैंगनी किरणों के कारण ये जो फसलें हैं ये भी झुलस जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें पेड़ पौधों की तो हमने कर लिया। उसके बाद पौधों के आकार में परिवर्तन हो सकता है, पौधों के पोषक तत्वों के वितरण में परिवर्तन हो सकता है, विकासी समय में परिवर्तन हो सकता है कि समय हो सकता है बहुत ज़्यादा लगने लगे कोई भी। तो हमने किसमें देख लिया, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव देख लिया, पेड़ पौधों पर प्रभाव देख लिया। उसके बाद अगर हम देखें समुद्री पायतन इफेक्ट ऑन दी मैरीन इकोसिस्टम, अगर हम समुद्री पायतन पर ओजोन के प्रभाव की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि जो वो समुद्री पायतन में जैसा कि मछली हो गया, सीप हो गया, केकड़ा हो गया, उभयचर हो गया, ये दूसरे जानवर इनके विकास चरणों को क्षति पहुंच सकती है कि मतलब फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में कमी हो सकती है, मछलियों की संख्या में कमी हो सकती है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो हमने क्या देख लिया, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव देख लिया, त्वचा कैंसर में वृद्धि हो सकती है, उसके साथ साथ हमारा अनुवांशिक डीएनए परिवर्तित हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ सकता है, और साथ में सनबर्न की घटनाएं बढ़ सकती हैं।
वनस्पति के प्रभाव इफेक्ट ऑन हम वेजिटेशन भी देख लिया हमने, समुद्री पायतंत्र पर भी प्रभाव इसको देख लिया। ठीक है, उसके बाद पूरा बायो इकोलॉजिकल केमिकल साइकिल में भी इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। अल्ट्रावायलेट विकिरण में वृद्ध स्थलीय जलीय जैव भू रासायनिक चक्र को प्रभावित करती है, जिससे दोनों स्रोतों में परिवर्तन होता है एवं ग्रीन हाउस गैस में भंडार गढ़ भी प्रभावित होता है। इन सबके कारण जलवायु परिवर्तन जैसी पूरा हमारा जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है, ये लगातार चक्र होता है जो हमारे जीवन चक्र को बनाए रखने में सहायता करता है। इस पर प्रभाव हो सकता है, पदार्थों पर प्रभाव हो सकता है, पेंट प्लास्टिक सिंथेटिक पॉलीमर का तीव्र अपघटन हो सकता है। क्षोभ मंडलीय ओजोन गैस का प्रभाव, अब हम ये देख लें जो क्षोभ मंडल ओजोन गैस है ये किस तरीके से हमारे को नुकसानदायक पहुंचाती है। जो क्षोभ मंडल ओजोन गैस होती है ये पेड़ पौधों वन एवं मनुष्यों को हानिकारक जहरीला होता है। ये पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गण में कमी लाती है। मतलब ये क्या करता है, ये तो हमने पहले तो हमने समताप मंडलीय ओजोन के हद देख लिए, फिर क्षोभ मंडल ही पढ़ लेते, मैंने बताया था कि ये तो कोई नुकसान ही करता है। ये अगर रहेगा तो नुकसान करेगा और समताप मंडल में नहीं रहेगा तो नुकसान होगा। ध्यान दो बातें याद रखिए। ये क्या होता है, इसके कारण श्वसन संबंधी अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत, आँख नाक कान गले एवं बीमारियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। रबड़ कपड़ों पेंट एवं अनावृत सतहों पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये देख लिया हमने। अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ओजोन को हमने क्या पढ़ लिया, ओजोन पूरा समझ लिया, ओजोन कहाँ पाई जाती है, उसके बाद हमने ओजोन को के नुकसान भी पढ़ लिए। ओजोन अब हम थोड़ा सा ये बातें कि ओजोन संरक्षण के लिए भी कोई प्रयास किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया जब 1974 में साइंटिस्ट रसायन विज्ञानी ने ये बात पहली बार पूरी दुनिया के सामने रखी कि ओजोन जैसी गैस भी एक तरीके से कुछ है, तो उन्होंने बताया। उसके बाद ओजोन संरक्षण की बात शुरू हुई। तो सबसे पहले 1970 से 80 के रूप में 70 से 80 में थोड़ा सा मतलब ओजोन को लेकर के पूरी दुनिया में उत्साह पड़ा कि मतलब ओजोन क्या है सब जानने का प्रयास किए। 1985 में जब ओजोन क्षरण की बिली ज़्यादा हमने बताया था 1985 में जब डॉप्सन ने उसके बाद देखा कि उन्होंने ये लगातार ओजोन क्षरण अंटार्कटिका में हो रहा है, तो सबसे पहले वीना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक वीना कन्वेंशन हुआ था। और फिर बाद में इसमें क्या था कि मतलब बहुत सारे देशों ने सहयोग किया कि अभी ओजोन का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परिणाम नहीं लिए, लेकिन इसके 2 साल बाद 1987 में कनाडा का शहर मॉन्ट्रियल में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। देखिए मैंने पहले आपको कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में बताया था। कन्वेंशन क्या होता है, ये मतलब एक तरीके से स्वैच्छिक होता है, आप शामिल हो ना हो, इनके प्रावधानों को माने ना माने। लेकिन अगर बात हम कन्वेंशन की प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जब प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो इसको हमको मानना ही बाध्यकारी होता है। तो 1995 में ये पूछा गया, कई बार पूछा गया, वो वीना कन्वेंशन रिलेटेड है ओजोन कंजर्वेशन से, कब हुआ, 1985 में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है ओजोन कंजर्वेशन से, कब हुआ, 1987 में हुआ। आज तारीख है 16 दिसंबर, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 16 दिसंबर 1987 को ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसी वजह से 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग हर वर्ष ये प्रश्न रहता है। ये मतलब ये पेपर आउट है, ये प्रश्न आउट है, ये वाला प्रश्न लगभग आना ही आना है। हर साल आप किसी भी साल को ट्रैक देते हैं कहीं ना कहीं ओजोन एक दिवस के रूप में ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि आज तारीख है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। वियना कन्वेंशन की जब बात 2009 में मैंने आपको बता दिया 1985 में हुआ था, बाद में 2009 में वियना कन्वेंशन को यूनिवर्सल रेटिफिकेशन दिया गया सार्वभौमिक सत्य। बताइए 85 और 2009 लगभग 24 साल बाद हमें लग गए इसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन देने में। ठीक है, तो ये उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने आपको बता दिया 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, जो कि 1 जनवरी 1989 से प्रभावी रूप से कार्य करने लगा था। समझौते में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्य पर यूएनईपी ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी समझौता है। मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों में 2000 में सीएफसी की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था कि 2000 तक 1987 से लेकर के 2000 तक लगभग 13 सालों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सबसे ज़्यादा कार्बन फ्लोरोकार्बन जो सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ओजोन को डिप्लीट करने वाली गैसें को हमें पूरी तरह से दुनिया से एलिमिनेट करने का लक्ष्य बनाया। कि पूरा हो नहीं हो पाया, ये अलग बात है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ओजोन सब को डिप्लीटिंग कौन कौन सी गया था। सीएफसी हो गया, हेलोन्स हो गया, उसके बाद मिथाइल क्लोराइड हो गया, HCFC हो गया, HBFC हो गया, उसके बाद ब्रोमो क्लोराइड हो गया, मीथेन ब्रोमाइड हो गया। थोड़ा याद होना चाहिए, कई बार माली पेपर में देख देते कौन सा जलवायु परिवर्तन में नुकसानदायक है, कौन सा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंट है, तो हमको पता होना चाहिए, थोड़ा ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब
थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि भारत ने कुछ ओजोन संरक्षण को लेकर के, कि भाई हम यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं ना, तो हमें ये भी पता नहीं कि वो भारत ने ओजोन संरक्षण के प्रति कोई प्रयास किए कि नहीं किए। तो भारत ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1991 वीना कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। वीना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में 1985 वीना कन्वेंशन हुआ, लेकिन भारत ने इसके 6 साल बाद 1991 में इस पर हस्ताक्षर किया था। और 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के संबंध में 1992 में हस्ताक्षर किया। तो दोनों बातें याद रखना, 1991 याद रखना और साथ में 1992 वाले को भारत ने कब किया था। तो भारत ने CFC 11, CFC 12, CFC 113, हाइलोन्स 1211, हाइलोन्स HCFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और मिथाइल ब्रोमाइड के उत्पादन को कम करने का प्रयास किया जाएगा। भारत ने CFC को छोड़ करके MDI के उत्पादन में से जो मीटर्ड डोज इनहेलर्स थे को रोगियों को प्रतिबद्ध किया था। CFC CCl4 को हेरोइन के उत्पादन की खपत 1 जनवरी 2010 से धीरे धीरे हम इसमें कम करने का प्रयास करें, ठीक है। ओजोन को हम लगातार कम करने के प्रयास में भारत भी अपना योगदान दे रहा है। बस इतना याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ UNDP के सहयोग से भारत लगातार ओजोन संरक्षण के लिए जैसा CFC जितनी भी ओजोन डिप्लीटिंग गैसें मैंने आपको बताई, CFC या CFC हो गया, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म हो गया, इन सबको एलिमिनेट करने का एक लक्ष्य भारत ने भी तय कर रखा है और काफ़ी इस दिशा में काफ़ी प्रयासरत भी है, ठीक है। तो हमें ये बात बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भारत ने कोई प्रयास की नहीं। 1991-92 याद रखना जब भारत ने इसके लिए हाँ, एक बार हम फिर से ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची में, तो सबसे पहले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, HCFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, जो कि जिन्हें हम फ्रियान भी कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा CFC नुकसानदायक पता हो, तो हम इसको लगातार एलिमिनेट भी कर रहे हैं, CFC को हटा करके HFC ले आ रहे हैं। तो लेकिन अभी भी हमें बहुत इस दिशा में आगे काम करने की ज़रूरत है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं CFC निकलता कैसे, ये बहुत हमें पता, ये तो हमें व्यवहारिक रूप से भी पता होना चाहिए कि CFC देखिए, CFC जो होता है, ये जो हम कूलिंग के लिए एजेंट यूज करते हैं, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सब के लिए हम सफाई प्रयोग करते हैं। प्रशीतकों में, सफाई विलायकों में, एरोसोल प्ररोधकम, प्लास्टिक फोम निर्माण तथा ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हाइलोन से अग्निशामक यंत्रों में विस्फोटक सुरक्षा के रूप में टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है, ये CFC के उत्पादन में, विलायक में, अग्निशामक यंत्रों में, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3 CCl3 सफाई हेतु औद्योगिक विलायक के रूप में, स्याही वगैरह में, पेंट में हम इस्तेमाल करते हैं। मिथाइल ब्रोमो मीथेन कीटनाशक एवं फसलों के रोगों के रोकथाम में जितनी कि अब हम ये जान समझ सकते हैं कि जिस तरीके से हम लगातार कूलिंग एजेंट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, पेंट में लगातार उपयोग कर रहे हैं, हम फसलों के लिए जो पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं, हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कर रहे हैं, कार्बन फ्लोरोकार्बन का उपयोग, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कर रहे हैं, मतलब जो हम एरोसॉल हो गया, अग्निशामक यंत्र में प्रशीतक हो गए, इन सबको जिस तरीके से हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ओजोन को क्षरण कर रहे हैं, जिस पर हमें रोकने की ज़रूरत है। तो CFC बता दिया आपको, हाइलोन्स बता दिया, कार्बन टेट्राफ्लोराइड बता दिया, मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये बता दिया, मिथाइल ब्रोमाइड बता दिया, कीटनाशकों में फसलों के रोगों की रोकथाम में जो हम इसका प्रयोग करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, CFC पदार्थ है तो प्रशीतकों के प्रयोग में करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC विस्थापन के रूप में प्रशीतक के एरोसोल। मतलब आपको पूरा एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हमको कौन कौन से गैसें हैं, CFC, हेलोन, CCl4, CH3, CCl3, CH3Br, HCFC और HFC जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो देखिए, इस लगभग आधे घंटे की वीडियो में हमने सारा चीज़ ओजोन को बारे में क्रिस्टल क्लियर कर दी। अगले 3-4 मिनट में मैं इसका एक पूरा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल, जो मंडल समताप मंडल पाई जाती है, निचली समताप मंडल की निचली परत में पाई जाती है। ओजोन लगातार बनने की प्रक्रिया है। ओजोन फोटान सूर्य के प्रकाश से, ऑक्सीजन सूर्य के फोटान से, सूर्य के प्रकाश से रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है। नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमको ओजोन का बनाती है, ठीक है। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। जब ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है तो हम उसको कहते हैं कि ओजोन डिप्लीट हो रहा है, ओजोन का नुकसान दे।
तो इस सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। ओजोन कैसे पतला हो रहा है, ओजोन के नापने की क्या है, ओजोन के संरक्षण की शुरुआत की गई थी, ये भी हम सब आपको बता दिया है। पोलर वर्टेक्स बता दिया है, तो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल बता दिया है, सक्रिय फ्लोरीन का प्रभाव बताया, ओजोन प्रभाव मंडल बताया, ओजोन अप्रत्यक्ष ओजोन के प्रभाव बताया, समुद्री पायतंत्र पर प्रभाव, वनस्पति पर प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, ये चीज़ें हमने आपको बता दी। जब भूराशि चक्र पर प्रभाव बता दिया गया था। उसके बाद ओजोन संरक्षण के लिए क्या प्रयास, वीना कन्वेंशन, मार्टियर प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा कुछ बताया गया है। ओजोन गैस से कौन कौन सी ये हमने बता दिया आपको। CFC हो गया, CCl4 हो गया, HCl3 CCl3 हो गया, CH3Br हो गया, HCFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो अगर मान लीजिए कि ओजोन से संरक्षण के लिए थोड़ा सा और बात करें तो अगर सबसे पहले देखिए, अगर हम बिजली के सामानों के जैसे प्लग लगाए रखते हैं, इसको नहीं लगाए रखना, तो थोड़ा एक व्यवहारिक में हमको अध्ययन कर ले, 2 मिनट की बात है, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। बिजली के सामानों को प्लग से निकालना अगर ये उपयोग में नहीं आ रहा है, ठीक है, वो ये भी ओजोन के संरक्षण में सहायता करता है। ओजोन संरक्षण के लिए हम अधिक से अधिक कोशिश करें कि जो हम चीज़ों का रीयूज एंड रिसाइकिल करें, कि कम से कम हम जो चाहे लोन्स का उपयोग कम से कम करें, कार्बन CCl गैसों का उपयोग कम करें, CFL कम बल्ब का उपयोग ज़्यादा करें, ओरोसाल के उपयोग कम करें, ओजोन पत्र, उसके बाद पेड़ों को अधिक से अधिक लगाएं, हम सार्वजनिक परिवहन साधनों का उपयोग करें, ऊर्जा सक्षम उपकरणों का उपयोग करें, पैकेज उत्पादों से बचें, स्थानीय बाज़ारों में ताज़े उत्पाद खरीदें। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आपको बता दी। इस तरीके से ओजोन क्षरण को लेकर के हमारा लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और साथ में 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो ये आपको और अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।